Hello guys, welcome to the biology class. This is Deepak Kapri. So let us start. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और नीड्स के बारे में बात करूंगा। दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटायर चैप्टर प्लस व्हाई रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इससे पहले कि हम ये पढ़ें, मैं आपको ये पूरे चैप्टर का डिटेल है बेटा। तो व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द व्हाई द रिप्रोडक्शन इज नीडेड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन में कौन से बेसिक इवेंट्स होते हैं। फिर आएंगे बेटा हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स में। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्शुअल, अनदर इज एसेक्सुअल। सिंपल भाषा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो हर रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूँ तो फर्स्ट वी विल स्टडी इट्स फीचर कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन विल स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइक फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिशन, फिर होगा इसके बाद बर्डिंग, फिर हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, फिर हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन एंड देन फ्रेगमेंटेशन। मीन्स ये अलग अलग टाइप के मोड्स हैं जिससे कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। फिर यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो विल सी दैट कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें हम रूट, स्टेम या लीफ से ही नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक पोर्शन जो इसमें छूट रहा है इसी प्लांट से रिलेटेड एस्पेक्ट में, तो उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तो विल स्टडी अबाउट टिश्यू कल्चर, दैट व्हाट इज टिश्यू कल्चर एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। देन विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अगेन हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन विल स्टडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल प्लस रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मेल में जब पढ़ेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। देन विल स्टडी अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसे स्पर्म कहते हैं। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कुछ डक्ट्स, ट्यूब्स वगैरह आती हैं। सेम इन फीमेल विल स्टडी दैट ओवरी आर द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस ओवम। फिर इसके बाद इनका फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे। सेम इज विथ फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसमें कौन सा गैमेट प्रोड्यूस होता है ये एंथर में यहाँ मिसिंग है। एंथर से जो गैमेट प्रोड्यूस होता है बेटा दैट इज पॉलन। तो इससे जो गैमेट बनता है वो है पॉलन, पी फॉर पॉलन। तो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन विल स्टडी अबाउट द पॉपुलेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बात करेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से, इंटरकोर्स के कारण कुछ बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया या वायरस कॉज करते हैं। And then we will study about the population control method. You know that India is the second largest populated country of the world. So there are certain techniques called as contraceptive methods which are used to control the population or which are used to prevent the fusion of gamete. So that is all about this chapter. So now let us start with the introductory part. So what is reproduction? Reproduction एक process है बेटा जिसमें कोई organism अपने जैसा किसी organism को बर्थ देता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफस्प्रिंग विच हैव सर्टेन फीचर सिमिलर टू द पेरेंट्स। सर्टेन फीचर्स का मतलब यहाँ इसलिए है कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहा है, जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है, वो या तो अपने पेरेंट से बिल्कुल 100% जेरोक्स कॉपी होगा, आइडेंटिकल होगा, और या फिर उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी बट दे विल नॉट बी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे एक टर्म आता है ऑफस्प्रिंग। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट हैं, दीज आर टू पेरेंट, और इन पेरेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना, तो दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग एंड दीज आर कॉल्ड एज पेरेंट्स। तो ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी, यंग वन, ये सब क्या है बेटा? सिमिलर टर्म्स हैं। तो कहीं पे ऑफस्प्रिंग की जगह प्रोजेनी लिखा है या यंग वन लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो हियर आई हैव रिटन बाय सिमिलर इट मीन्स सेम बॉडी डिजाइन। It can be the identical copy or it can be or the organism is having the same copy or same body, sorry not same copy but same body design as of parent. जैसे अमीबा का आपने बचपन में छोटी क्लासेस में देखा है कि अमीबा का जो रिप्रोडक्शन है
उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स की 100% कॉपी है। बट ह्यूमन बींग्स के केसेस में देखिए तो वी आर नॉट द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ आवर पेरेंट, बट वी हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर। जो बॉडी का डिज़ाइन है हमारा, जो अरेंजमेंट है बॉडी का, वो सेम रहेगा। अब क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डू वी नीड रिप्रोडक्शन? क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की? बेटा रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में तो नहीं है, कि ये एब्सोल्यूट नहीं है कि रिप्रोडक्शन के बिना लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी, बट इसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों? अगर अर्थ में लाइफ की कंटिन्यूटी रखनी है, आप चाहते हैं कि लाइफ कंटिन्यूड रहे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूड रहें, तो उसके लिए एक मेथड चाहिए जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोजेनी को बर्थ दे सके, एंड दैट मेथड इज रिप्रोडक्शन। देन इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। सीधी सी बात है, कोई भी स्पीसीज अर्थ में एग्जिस्ट कब करेगी? जब कॉन्टीन्यूसली वो प्रोड्यूस होती जा रही है, तो रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीसीज प्रिजर्व भी रहती हैं। थर्ड, वी ऑल नो दैट डेथ इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। एनी ऑर्गेनिज्म विच इज बॉर्न, या एनी ऑर्गेनिज्म सॉरी हु इज बॉर्न इज डेस्टाइन्ड टू डाई समडे। तो रिप्रोडक्शन एक तरीका है जिससे क्या है, जो डेड इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकता है। एंड द लास्ट, इट हेल्प्स इन इवोल्यूशन। तो रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन में हेल्प करता है। इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन के दौरान या रिप्रोडक्शन की वजह से ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो चेंजेस उसको अपने इन्वायरमेंट में और ज़्यादा अच्छा एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो देन वी से दैट रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी स्टडी द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब रिप्रोडक्शन में सबसे बेसिक इवेंट क्या होता है? चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो जिसमें 2 पेरेंट चाहिए, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो जिसमें एक ही पेरेंट से न्यू वन बॉर्न हो जाता है। तो इन दोनों में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, कुछ कॉमन बेसिक प्रोसेसेस होंगे बेटा। एज वी नो दैट दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या है बेटा? डीएनए है। तो हम यहाँ कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटरी मटेरियल है जिसे कहा जाता है डीएनए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल? हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है बेटा, हेरिडिटी को कहते हैं वन जनरेशन आफ्टर अनदर, या वंशवाद भी कहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब ऐसा मटेरियल जो पेरेंट से अपने नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है उसे कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, और ये हेरिडिटरी मटेरियल है बेटा डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगेन हमारी बॉडी बहुत सारे केमिकल्स की बनी है, तो उसमें से एक केमिकल डीएनए भी है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अब इस डीएनए के पास क्या है बेटा? डीएनए हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द लिविंग फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब इस डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे ये ऑर्गेनिज्म के सारे लिविंग फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ऑर्गेनिज्म की सारी एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म को कब क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करता है बेटा? डीएनए डिसाइड करता है। सो वी से दैट डीएनए कंटेन्स द ब्लूप्रिंट ऑफ बेसिक बॉडी डिजाइन। नाउ व्हाट इज ब्लूप्रिंट? जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले सबसे पहले उस जमीन के ऊपर घर कैसा दिखेगा उसका एक बेसिक डिजाइन बनाते हैं जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो उस प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि खेत जमीन के किस हिस्से में कौन सा पार्ट बनेगा घर का, लाइक किचन बनेगा, लिविंग रूम बनेगा, ड्राइंग रूम बनेगा, बेडरूम बनेगा, या वॉशरूम्स बनेंगे। तो इसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। किसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसका जो आप 3D मॉडल या उसका जो ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो सिमिलरली डीएनए के पास हमारी पूरी बॉडी के डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है। सच इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या करता है? सेल के लेवल पे डीएनए क्या करता है बेटा? हमारे बॉडी में जितने भी प्रोटीन बन रहे हैं उन सब प्रोटीन के फॉर्मेशन को या सिंथेसिस को डीएनए कंट्रोल करता है बेटा। तो डीएनए कंट्रोल ऑल द प्रोटीन। अब इन्हीं प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अब सोचो, अगर डीएनए में किसी प्रकार का कोई चेंज आया तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे बनने वाले प्रोटीन भी बदलेंगे, और जब प्रोटीन बदलेंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी बदलाव आएगा। ये बदलाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे जो बेसिक इवेंट है वो होता है बेटा डीएनए की कॉपी बनना। तो डीएनए की कॉपी बनना मतलब क्या है? आपने
जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, जब अमीबा डिवाइड करता है तो सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। आप देखेंगे कि इस फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे अमीबा के कितने न्यूक्लियस बन गए हैं, 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो ये नीचे के डायग्राम से देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो आप देखिए कि सबसे पहले न्यूक्लियस क्या, डीएनए क्या कर रहा है बेटा, डीएनए डिवाइड कर रहा है, और डीएनए डिवाइड करके 2 कॉपी बना रहा है। अब ये दोनों कॉपी, ये बाकी छोड़ दीजिए, सेमी कंजर्वेटिव वगैरह ये आपके सिलेबस का नहीं है, खाली स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। अब ये एक कॉपी जाएगी एक अमीबा में और दूसरी कॉपी जाएगी दूसरे अमीबा में, क्योंकि डीएनए बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बेटा, डीएनए का डिवीजन होगा, जिसे डीएनए कॉपिंग या किसी किसी किताब में डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा होगा। तो एज आई सेड, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस में हो क्या रहा है कि डीएनए की कॉपी बन रही है, और उसका मतलब होता है फॉर्मिंग 2 कॉपीज ऑफ डीएनए। अब ये जो कॉपी बन रही हैं ये सिमिलर भी हो सकती हैं और स्लाइटली डिफरेंट भी हो सकती हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो डीएनए की कॉपीज बनती हैं वो डीएनए में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डीएनए में चेंज आया तो डीएनए में चेंज आने की वजह से क्या होगा बेटा, प्रोटीन में भी चेंज आएगा और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी चेंज आएगा। बट थोड़ा बहुत अमाउंट का चेंज हमेशा ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि चेंज आने की वजह से ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में अच्छा एडजस्ट कर सकता है। तो समझते हैं फिर अब इस चेंज को। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अस, अगले वीडियो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्लियर हो जाएगा। जो ह्यूमन बीइंग जैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इनमें क्या होता है बेटा, चेंजेस अकर्स इन डीएनए डूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब जब गैमेट बनता है तो डीएनए डिवाइड करता है, और जब डीएनए के डिवाइड करने के दौरान डीएनए में कुछ गलतियां होती हैं या कुछ एरर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है चेंजेस। यही चेंजेस किसके लिए लीड करते हैं, दीज चेंजेस लीड्स टू द वेरिएशन। जैसे कि नाम से समझिए, वेरिएशन का मतलब है बदलाव, चेंज, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशन। तो जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं बेटा, और यही चेंजेस धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म में जमा होते जाते हैं, और इन चेंजेस की वजह से एक समय ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है। जैसे कि हमसे कहा जाता है कि चिंपांजीज वेर आवर कॉमन एंसेस्टर बेटा, ये कहा जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी चिंपांजी और ह्यूमन बींग्स के जो पूर्वज होंगे वो सेम रहे होंगे, दे मस्ट बी हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर। बट फिर उनमें कुछ चेंजेस आए और वो चेंजेस जमा होते गए, तो उस एंसेस्टर से एक लीनिएज चिंपांजी की तरफ गई और एक गई मॉडर्न ह्यूमन की तरफ, जिसे कहा होमो सेपियंस। ये चेंजेस कैसे आए, ये चेंजेस आने का कारण क्या है बेटा, कि जब डीएनए की कॉपी होती है तो उस कॉपी के दौरान डीएनए में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं। तो यही वेरिएशन क्या करता है बेटा, इवोल्यूशन को लीड करता है, और इवोल्यूशन मतलब एडवांसमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस वेरिएशन का एक और बेनिफिट है कि ये वेरिएशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है। जिस इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रह रहा है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में हेल्प करता है। और याद रखना, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या वेरिएशन किसी एक ऑर्गेनिज्म में आना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर पूरी पॉपुलेशन में आना ज़्यादा बेनिफिशियल है? इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली बात तो ये याद रखना कि वेरिएशन ज़रूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा बेनिफिशियल हो बेटा। जो चेंज आ रहे हैं वो फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो इट इज़ नीड नॉट नेसेसरी दैट वेरिएशंस आर ऑलवेज बेनिफिशियल। तो अगर वेरिएशन किसी एक इंडिविजुअल में आते हैं, सपोज कीजिए किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आते हैं, तो हो सकता है कि डीएनए के चेंज आने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर सके, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो वेरिएशन उसके साथ ही लॉस्ट हो जाता है बेटा, गायब हो जाएगा। बट अगर यही वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में आती है, समझिए कि एक क्लास एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन आया। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अगर ओजोन लेयर ना हो और ये रेज अर्थ तक पहुंचे तो हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। सपोज करो किसी दिन ओजोन लेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गई और अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पहुंच रही हैं। अब एक क्लास को लीजिए, एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और इन 40 स्टूडेंट्स के ऊपर वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही हैं।
तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से सबको स्किन कैंसर होगा। अब अगर एक इंडिविजुअल को स्किन कैंसर होता है और वो मर जाता है तो वो चेंज जो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से बॉडी में कैंसर हुआ वो चेंज उसी के साथ क्या हो गया, खत्म हो गया। बट अगर ये चेंज एक पॉपुलेशन में आता है, हो सकता है 40 में से 30 स्टूडेंट्स की डेथ हो जाए या 30 इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाए ड्यू टू दैट कैंसर, बट जो बचे हुए 10 हैं अगर वो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं बेटा, तो इसका क्या मतलब है कि अब जो उनकी अगली जनरेशन होगी उनको इस अल्ट्रावायलेट रेस से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बेटा वेरिएशन जो है वो हमेशा बेनिफिशियल होता है, किसमें, पॉपुलेशन में। इंडिविजुअल में वेरिएशन कभी भी बेनिफिशियल नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि इन इंडिविजुअल द चांस ऑफ लूजिंग द वेरिएशन इज हाई, वेयर एज इट हैज हाई चांस ऑफ सर्वाइवल इन द पॉपुलेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपको इस वीडियो में क्या समझना है, आपको इस वीडियो में ये समझना है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा कि बेनिफिट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेटा व्हाट आर द बेसिक प्रोसेसेस विच अकर्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।